गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने केवीएल क्या होता है ये पढ़ा था। हमने केवीएल को अप्लाई कैसे करते हैं ये पढ़ा था हमने, और उस पर उसको अप्लाई करना सीखा था और क्या उपयोगिता है हमने ये चीज़ें सीखी थी। आज की डेट में उसी केवीएल पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और ये देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यही हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस को देखें तो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। तो मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ज्ञात करना है। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ज्ञात करना है। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ज्ञात करना है। हमको यही ज्ञात करना है। और इसको हम ज्ञात किसकी सहायता से कर पाते हैं? इसको हम केवीएल से ज्ञात करते हैं। केवीएल आप लोग कल पढ़ चुके हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई सर्किट दिया है तो कल की डेट में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो परिपथ दिया गया होता है उसमें हम लोग धारा का प्रवाह कराते हैं। चलो धारा का प्रवाह कराते हैं। मान लो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I1, यहां से करंट कितना निकला I1, यहाँ पे कितना गया I1 और यहाँ पे कितना आया I1। अब यहाँ पे अगर I1 आया है तो यहाँ से दो मार्ग इसके लिए उपलब्ध हो रहे हैं और एक मार्ग मान लो एक मार्ग में चली जा रही करंट I2 और दूसरे वाले में चली जा रही है करंट I3 चली जा रही है। अब उसके बाद हम अगर आपसे कहें तो हमने आपको केसीएल में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी इस तरीके की संधि है, ये हमारा संधि है, यहां से करंट कितना आ रही है I1, यहाँ करंट कितना जा रही है I2, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है I3। ये देखिए ये वाली स्थिति, यहाँ पे I1 आ रही है, यहाँ पे I2 जा रही है, यहाँ पे I3 जा रही है। तब इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये I3 का मान ज्ञात करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर केसीएल जब लगाते हैं ना, केसीएल लगाते हैं तो उसमें लिखते हैं I1 बराबर, मतलब आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का मतलब कुल आने वाली करंट बराबर कुल जाने वाली करंट। यही बीजगणित होगा, आप लोग समझ सकते हैं सिंपल सा। और इसको ऐसे लिख देते हैं I2 प्लस I3। ये देखिए I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है, मतलब जाने वाली करंट ये है, आने वाली करंट ये है, दोनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसके हिसाब से अगर हम I3 का मान ज्ञात करना चाहें तो हमको यहाँ से I3 बराबर मिल जाता है I1 माइनस I2। किससे? केसीएल से। तो जहां पे हमने I3 लिखा है जब हमको ये मान पता है तो हम डायरेक्ट इसी को रख देते हैं I1 माइनस I2। यहां पर अब हम लोग क्या लिख ले रहे हैं सीधा सीधा I1 माइनस I2। यहाँ पे कितनी करंट आ रही भाई I1 माइनस I2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करंट I1 आई, दो भाग में बटी, इधर कितनी चली गई I2, इधर कितनी चली गई I2, इधर कितनी आ रही है I2। अब यहाँ से देखिए I1 माइनस I2 इधर आ रही है, I1 माइनस I2 और यहाँ पे क्या I2 मिलकर फिर से इधर कितनी करंट चली जाएगी I1 जाएगी और इधर कितनी करंट आ रही है भाई I2 करंट आ रही है। इधर कितनी करंट आ रही है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी करंट यहाँ पे आ रही है। अब उसके बाद चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करना है, पहले काम हमने कर लिया है कि करंट का प्रवाह कराना, हमने करंट को प्रवाहित करा लिया है। अब दूसरा काम हमारा है, हम लोगों का है कि इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, लूप देखेंगे कितने लूप हैं इस परिपथ में। तो हमने बताया था आपको कि इसके अंदर अगर कोई भी परिपथ और नहीं है तो और ये बंद टाइप का है तो एक लूप तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा लूप हमारा कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ये दूसरा लूप बन गया। अगर हम कहें, आप लोग कहो कि ये भी एक लूप बन रहा है, ये लूप नहीं बन रहा है, ये मेश है। लूप का मतलब ये होता है कि जिसके भीतर कोई और बंद पथ ना हो या खुला पथ भी किसी प्रकार का और पथ ना हो तो वो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। मतलब जिसके अंदर कोई और भी बंद पाथ ना हो उसे को हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। एक लूप, दो लूप। अब लूप हमने देख लिया कितने हैं, चलो हमने नाम लिख देते हैं, ए
बी सी डी ई एफ। एक लूप ये है, दूसरा लूप कौन सा है, ये है। अब लूप में हम लोग अपने तीसरा स्टेप क्या होता है, लूप में चलने की दिशा हम मानते हैं कि आखिर हम कैसे चलेंगे। तो हम कैसे चलेंगे, मान लेते हैं हम कैसे चल रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं ऐसे चल रहे हैं, हम मान लेते हैं कैसे चल रहे हैं, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं हम ऐसे चल रहे हैं। अगर हमने मान लिया ऐसे चल रहे हैं, तीसरा काम हमने कर दिया। पहला काम धारा का प्रवाह, दूसरा काम कितने लूप हैं ये देखना, तीसरा काम लूप में चलने की दिशा, लूप में चलने की दिशा। अब चौथा काम क्या है, चौथा काम ये है कि अगर हम बैटरी के धन सिरे से चलना प्रारंभ करते हैं तो विभव को हम, विद्युत वाहक बल को हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अगर बैटरी के ऋण सिरे से चलना प्रारंभ करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो यहां से हम देखो चलना, अगर इस लूप की बात की जाए, लूप ए बी सी एफ ए में, ए बी सी एफ ए में अगर हम देखें तो हम लोग चलना कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, मान लो यहां से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो धन सिरे से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे धन 30 माइनस, देखो करंट के चलने की दिशा में, करंट के चलने की दिशा में हम लोग क्या काम करते हैं कि करंट के चलने की दिशा में जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसको कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये करंट ऐसे जा रही है, हम भी कैसे चल रहे हैं, हम भी ऐसे चल रहे हैं, और ये इसमें जाएगी, जब I1 करंट इसमें जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप कितना होगा 2I1, मतलब रेजिस्टेंस गुणे करंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ से देखो हम भी ऐसे चल रहे हैं, हम भी ऐसे नीचे जा रहे हैं, और ये हमारा क्या, वो धारा जो है वो भी नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, तो जब हम चलते हुए बैटरी के ऋण टर्मिनल पर पहुंचते हैं, ऋण टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो वहां पर पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव विद्युत वाहक कर लेते हैं। कितना लेंगे, +20। अब उसके बाद यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में चलते हुए आए, 2 गुणे इतना वोल्टेज ड्रॉप, करंट की डायरेक्शन में है, मीन्स -2I1 -I2, 2I1 -I2 ये वोल्टेज ड्रॉप हो। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए, इसका मतलब हम जहां से चले थे वहां तक आ गए। अब इसी को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं, 30 -2I1 +20 -2I1 +2I2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 20 50, पहले I1 को देख लो, 2I1 -4I1 अब उसके बाद 4I1, फिर 2I2 +2I2 +30 और 20 50 प्लस कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, समीकरण नंबर 8। अब इसके बाद इस लूप में बात करते हैं, लूप F C D E F, लूप F C D E F में हम लोग कहां से मान लो चलना प्रारंभ करते हैं। अभी यहाँ पे देखो बैटरी के ऋण सिरे से चलना प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, माइनस, कितना लिखेंगे, 20। अब उसके बाद यहाँ से चलना प्रारंभ किए, फिर यहाँ पे गए, देखो करंट की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को -2I2। अब यहाँ पे आए, देखो बैटरी के धन टर्मिनल पर आए तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5, जितना विद्युत वाहक बल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए। हम लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और करंट कैसे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। करंट अगर नीचे की ओर आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम करंट के चलने की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और करंट के चलने की विपरीत दिशा में धनात्मक क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में I1 -I2 बराबर कितना बन जाएगा, 0। नहीं अभी, हाँ 20 से चलो ठीक है, बराबर 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, -20 -2I2 -5 +2I1 -2I2 बराबर 0। अब इसको हम I1 को अलग पहले लिख ले रहे हैं, मान लो 2I1, फिर 2I2 मतलब 4I2
फिर 20 और ये 5, मतलब कितना बन जाएगा -25 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद पहला काम ये करते हैं, इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं। अब ये समीकरण अगर 2 बन गया, फिर इसके बाद हम लोग इधर क्या करते हैं, इधर देखो इसको काटना है मान लो हमको, तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। चलिए 2 से भाग देते हैं, तो ये क्या बन जाता है -2i1 प्लस i2 प्लस 50 बराबर 0, प्लस 50 बराबर 0। ये समीकरण नंबर अब 1 इसको मान लो। अब उसके बाद समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, अब यहां से करेंगे जोड़ देंगे अगर दोनों समीकरणों को, ये आ जाएगा 2 -2i1 प्लस i2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2i1 माइनस 4i2 और ये कितना -25 बराबर 0। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे 4i2 और 1i2 -3i2 बराबर -3i2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25 को उधर भेजेंगे -25 बन जाएगा। ये i2 बराबर कितना आ जाएगा 25/3, i2 बराबर 25/3। और उसके बाद यहीं से हम लोग अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, i1 का भी मान निकालते हैं। तो i1 का i2 का मान अगर हम लोग उठाकर रख दें, समीकरण इसमें रख दो, i1 का मान i2 का मान इसमें उठाकर रख देते हैं हम लोग, तो हमको i2 का रखते हैं तो i1 का भी मिल जाएगा। ये देखिए 2 बराबर यहाँ से 2i1 -4 इंटू i2 कितना है 25/3, i2 25/3 और यहाँ से फिर -25 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, i1 का मान कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 और ये 25 इधर, इसका मतलब 25 तिया 75 मतलब 125, 25 चौका 100 और ये 25 तिया 75 और 75 125 बन जाएगा। 125/3 इधर बन जाएगा और गुणे 2, ये इतना मान किसका आ जाएगा, i1 का मान आ जाएगा। i1 बराबर 125/6 एम्पियर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, i1 मतलब 125/6 एम्पियर इसमें जा रही है। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में i1 माइनस i2 जा रही है। i1 माइनस i2 मतलब i1 से i2 को घटा दो और जितनी जा रही है करंट पता चल जाएगा। अब इसमें पूछ लिया जाए i2 जा रही है तो i2 मतलब 25/3 जा रही है। इस तरीके से हमको हर एक रेजिस्टेंस में जितनी जितनी करंट जा रही है सारे के सारे का मान पता चल जाएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपनी किताब वगैरह से ढूंढिए और वहां से कीजिए, प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, बाकी इसके आगे कल बताया जाएगा। थैंक यू।